काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, सबका जवाब देंगे इस वीडियो के अंदर में। काफी सारे फंड्स के बारे में भी आपने पूछे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सोमी जी का क्वेश्चन है, नेशनल लेवल पे साइबर क्राइम हुआ तो क्या म्यूचुअल फंड अमाउंट सेफ होगा? देखिए, नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, म्यूचुअल फंड पे वो छुटमुटिया वाला ही स्कैम हो सकता है म्यूचुअल फंड में, या फिर म्यूचुअल फंड में जो फ्रंट रनिंग कर लेते हैं ये लोग वही कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर कोई ऐसा क्राइम नहीं हो सकता कि आपका पैसा लेके म्यूचुअल फंड वाले भाग जाए, है ना? ऐसा नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि म्यूचुअल फंड कोई एक एंटिटी नहीं है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम चलाने के लिए 6 से 7 अलग अलग कंपनीज, अलग अलग एंटिटीज, जिसमें कुछ सरकारी कंपनीज होती है, कुछ बैंक्स होती है, एएमसी होती है, ट्रस्ट होता है, सब कुछ मिलके ये जो है कस्टोडियन होते हैं, आरटीएस होते हैं, सब मिलके जो है म्यूचुअल फंड एक स्कीम चलाती है। तो ऐसे में बड़े लेवल का स्कैम नहीं होगा, ये सब लोग एक साथ नहीं मिलेंगे। जो आपको म्यूचुअल फंड का नाम दिखता है, जो आपको एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी दिखती है, वो एसेट मैनेजर है, वो सिर्फ मैनेजर है। ना उसके पास स्टॉक होल्ड होता है, ना उसके पास कैश पैसा होल्ड होता है। तो इसलिए कोई भी बड़े लेवल का कि आपका पैसा लेके भाग गई कंपनी, वैसा कुछ म्यूचुअल फंड में नहीं होने वाला, नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। पाल जी का क्वेश्चन है, सर अभी क्या इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्वांट स्मॉल कैप और मोतीलाल मिड कैप में? नोट, जब ये दोनों फंड डाउन साइड में था तब भी इन्वेस्ट किया था। देखिए, अभी क्या, जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप एंड मोतीलाल मिड कैप में। शर्त यहाँ पे 1 2 3 है जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज ये कि क्वांट और मोतीलाल दोनों ही बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फंड होंगे, क्योंकि दोनों काइंड ऑफ मोमेंटम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। इसके ऊपर मोतीलाल तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी रखता है अपने पोर्टफोलियो को, तो ऐसे में वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, यहाँ पे 2 3 सिनेरियोज है। अगर 8 10 मिनिमम 8 से 10 साल होल्ड करना है पैसे को, मिनिमम 8 से 10 साल होल्ड करना है, प्लस वॉलेटिलिटी कितना भी हो जाए कोई हमें डर नहीं है, 2 साल 3 साल तक जीरो रिटर्न बने, नेगेटिव में रिटर्न बने, हमें डर नहीं है, प्लस 8 साल या 10 साल अगर हमने होल्डिंग पीरियड रखा तो हमारा होल्डिंग पीरियड फिक्स नहीं है। 10 साल की जगह 8 में भी मार्केट हाई रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। अगर मार्केट खराब रहा तो 10 की जगह 11 में भी निकाल सकते हैं, 12 में भी निकाल सकते हैं। ये सब सिनारियो अगर मैच होता है आपके गोल के साथ, तभी आपको इस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको कम वॉलेटाइल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप ही है या मिड कैप ही है, उसमें भी कम वॉलेटाइल, कम रिस्क लेने वाले और एग्रेसिव हाई वॉलेटाइल हाई रिस्क लेने वाले फंड होते हैं। तो ये हाई एग्रेसिव हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले फंड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इनकी स्ट्रेटजी ही वैसी। नेक्स्ट पटेल जी का क्वेश्चन है यहाँ पे, निप्पॉन स्मॉल कैप का क्या करें? देखिए, क्या करना है निप्पॉन स्मॉल कैप का? इतना तगड़ा फंड है, इतना जबरदस्त फंड है, करना क्या है? इन्वेस्ट करना है। 8 से 10 साल का अगर होल्डिंग पीरियड कम से कम है, 8 से 10 साल बाद का कोई गोल है कम से कम, तो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे। पिछले 2 साल में इस फंड ने सिंगल डिजिट रिटर्न बना के दिया है। जो मार्केट कंडीशन खराब रहा है उतने टाइम पीरियड में ये फंड भी अच्छा नहीं कर पाया। 2 साल का रिटर्न सिंगल डिजिट में है, और 2 साल का कहने का मतलब पिछला साल और उसके पहले का 1 साल, ये 2 सालों में सिंगल डिजिट का रिटर्न है। लेकिन वही 3 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट किया था उसका 20% प्लस का रिटर्न है। जिसने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था उसका भी 20% प्लस का रिटर्न, जिसने 7 साल पहले इन्वेस्ट किया था उसका भी 20% है, जिसने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था उसका भी 20%। जब 2 साल ही हुए हैं आपको इन्वेस्ट किए हुए, या फिर आप या तो आपका 2 साल हुआ होगा इन्वेस्ट किए हुए, या फिर 2 साल से भी कम टाइम हुआ होगा इन्वेस्ट किए हुए, और इसी कारण आपका सवाल भी आ रहा है। तो देखिए, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में, तो जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करें, खासकर स्मॉल कैप कैटेगरी में, फर्स्ट 5 ईयर आपको सर्वाइवल मोड में ही रहना है। अगर शुरुआत में आपको रिटर्न तगड़ा दिख रहा है तो चलिए बहुत बढ़िया, आपको तो अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, और खराब दिख रहा है तो आपको बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन वो आपके लिए और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में ही आपको कम प्राइस पे यूनिट्स अलॉट हो रही हैं। शुरुआती फेज में फंड का खराब परफॉर्मेंस या मार्केट का खराब परफॉर्मेंस इन्वेस्टर के लिए, एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बढ़िया होता है, क्योंकि दिमाग हमारा इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि हमें शुरुआती फेज में अगर खराब परफॉर्मेंस मिल जाए तो हम लोग भागने लगते हैं, हमें बुरा लग जाता है। जबकि हमारे साथ ये प्लस पॉइंट है। अगर किसी इन्वेस्टर को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, शुरुआती फेज में उनका बुल रन आ गया, और एक इन्वेस्टर जिसके शुरुआती फेज में बियर मार्केट आ गया,
तो बियर मार्केट वाला इन्वेस्टर ज्यादा लकी है अगर आप ध्यान से सोचोगे तो, क्योंकि शुरुआत में ही कम प्राइस पे यूनिट मिली, आगे चल के जब रैली आएगी तो अच्छा रिटर्न बनेगा। तो ये प्लस पॉइंट एक्चुअल में गिरावट में इन्वेस्ट करने वाले के साथ होता है, लेकिन हमारा माइंड इस तरीके से प्रोग्राम, हमें लगता है कि जिसको रैली में एंट्री मिला है वो बहुत बढ़िया है। तो इस चीज का ध्यान रखें और घबराना डरना नहीं है, इन्वेस्टेड रहना है लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन सिंह जी का। नमस्कार सर, अमेरिकन कंपनी के म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें? देखिए सिंपल, एक आपको इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड। इसके अलावा जितने तरीके की 50 तरीके के यूएस ब्लू चिप फंड्स हैं या नॉर्मल कोई यूएस का फंड है, एसएनपी फंड है, ये सब के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। सिंपल प्लेन नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहां से दो दो यहाँ पे चीजें हैं। सबसे पहले तो नैस्डैक 100 ने पास्ट में 5, 10, 15, 20, 25 सालों में बहुत भयंकर तरीके का पैसा बना के दिया है, इन्वेस्टर्स को वेल्थ बना के दिया है। दूसरा, ग्लोबल एक्सपोजर यहाँ से मिल ही जा रहा है, और जो भी आपको चाहिए, जो भी सेक्टर में आपको एक्सपोजर चाहिए यहां से भी मिल जाता है। बड़ी बड़ी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अब टेक रिलेटेड ही है, लेकिन कार हो गया, फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, मूवीज हो गया, मतलब सब मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ग्लोबल एक्सपोजर, बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन, बहुत बढ़िया रिटर्न, सब कुछ एक इंडेक्स में मिल जाता है। इसलिए 50 जगह पे जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान में रखना है कि क्योंकि लिमिट रीच हो चुके हैं, तो इंटरनेशनल फंड्स के जो इनफ्लो है वो ऑन ऑफ होते रहते हैं। तो जब भी आपको इनफ्लो ऑन मिले तो वहां पे आप इन्वेस्ट करिए, और ऑफ मिले तो आप वेट कीजिए फिर से ऑन होने का। अमित गुप्ता जी का क्वेश्चन है, व्हाइट ओक मिड कैप फंड कैसा है? तो देखिए, व्हाइट ओक मिड कैप फंड का मतलब बहुत ही जबरदस्त, मतलब सुपर फंड है, बहुत सुपर फंड है। लेकिन एक डिमेरिट इसके साथ है कि ये फंड ही नया है। पिछले 3 साल तक का ही आपको रिकॉर्ड डेटा इस फंड का दिखेगा, क्योंकि ये 3 साल पुराना ही फंड है। और देखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप या कोई भी फंड के साथ आप अगर देखोगे, ज्यादातर केस मतलब 90% जो फंड्स हैं वो अपने शुरुआती 2-3 सालों में बहुत बढ़िया करते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके एवरेज हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आज से ही इसका खराब परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आपको 25%, 26% का रिटर्न दिख रहा है इस फंड के अंदर में, तो आगे चल के उसको 20% के अंदर में आना होगा। मिड कैप फंड है, फिर भी उसको 20% के अंदर में आना होगा। लंबे समय तक 25%, 26%, 30% का रिटर्न कोई भी स्कीम पास्ट में नहीं दे पाया है, तो ये स्कीम कोई एक्सेप्शन नहीं है। जितने शॉर्ट टर्म में जितना ज्यादा रिटर्न दिख रहा है, उतना ज्यादा चांस उसका बढ़ रहा है आने वाले साल में अंडर परफॉर्म करने का। हर फंड के साथ यही है। इस फंड के साथ ही सिर्फ मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, फंड बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, फंड बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी बढ़िया हो सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन, लोग गलत एक्सपेक्टेशन के साथ इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे पिछले 3 साल में इसका 25-26% का रिटर्न दिख रहा है, पिछले 2 साल में भी 16% का, पिछले 1 साल में भी 16% का, खराब मार्केट होने के बावजूद। तो जब ऐसी परफॉर्मेंस आती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन खराब हो जाती है। जब ये फंड 5 साल, 6 साल, 7 साल बीतेगा, ये आ जाएगा 20% या उससे नीचे आ जाएगा फंड। ये कोई भी फंड का यही हाल होता है। तो आपको ये चीज अगर आप ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे तो मुझे लगता है मिड कैप सेक्टर में, मतलब मिड कैप मार्केट कैप में इन्वेस्ट करने के लिए जो मोमेंटम मिड कैप फंड है, इंडेक्स फंड 150, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है। क्योंकि एक्टिव फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो ले दे के वही सिनारियो हमें यहाँ पे वही उसी टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और इंडेक्स फंड के अंदर हमें परफॉर्मेंस भी बेटर मिल जाती है और खर्च भी कम लगता है। तो मोमेंटम मिड कैप फंड्स मिड कैप मार्केट यूनिवर्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है। महेश जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म डेट फंड में टैक्स कैसे लगता है? देखिए, शॉर्ट टर्म डेट फंड में टैक्स लगता है आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। कई सारे पास्ट में टैक्स को लेकर रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं, आगे भी हो सकता है चेंज हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे सिनेरियो यही है कि डेट वाली जो भी इन्वेस्टमेंट है, डेट इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपका टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स आपको लगता है। तो अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट फंड की जगह इक्विटी सेविंग फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लिक्विड फंड की जगह आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका जो टैक्सेशन है वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग न लग के इक्विटी जैसा टैक्सेशन में आप आ जाएंगे। के यादव जी का क्वेश्चन है, क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 40% कैश पे क्या कुछ लगाया है? देखिए,
हाइब्रिड कैटेगरी के जो फंड्स है उसमें कई फंड्स में आपको कभी कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश एलोकेशन बहुत बहुत ज्यादा दिख सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उतना ज्यादा पैसा कैश लेके बैठे हुए हैं। कभी कभी आपको आर्बिट्राज पोजीशन बहुत ज्यादा बढ़ता है और इस कारण से हमें फंड के अंदर कैश बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। आर्बिट्राज पोजीशन इक्विटी पोजीशन ही होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होता, बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या होता है, लिक्विडिटी कंसर्न नहीं होता है। आर्बिट्राज पोजीशन बनाते हैं फंड्स इसलिए ताकि इक्विटी टैक्सेशन को फॉलो कर सके, क्योंकि अब मल्टी एसेट फंड है, अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। अगर इक्विटी का एलोकेशन 60% 65% नहीं हुआ तो फिर उनको टैक्स डेट की तरह टैक्स लग जाएगा, टैक्स स्लैब की तरह टैक्स लग जाएगा। इस कारण से वो लोग क्या करते हैं, आर्बिट्राज पोजीशन मेंटेन करके, आर्बिट्राज फंड हो या इक्विटी सेविंग फंड हो या मल्टी एसेट फंड हो, जिन भी फंड में ऐसी जरूरत होती है वहां पे आर्बिट्राज पोजीशन मेंटेन करके और वो टैक्स के साथ प्ले कर लेते हैं, जिससे इन्वेस्टर को इक्विटी जैसा टैक्सेशन लगता है, उसको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे नहीं करना होता है। तो जहां भी आपको दिख रहा है कि ये फंड तो इक्विटी जैसा दिख रहा है लेकिन टैक्स मतलब कैश एलोकेशन हाई दिख रहा है, मतलब आप समझिए कि उन्होंने आर्बिट्राज पोजीशन वहां पे बहुत ज्यादा बना के रखी हुई है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।